राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल संस्कृति की पहचान में। दोस्तों, आज की कहानी मोती महल का रहस्य का तीसरा भाग मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। कहानी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दें। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कहानी में अब तक आपने सुना कि सत्य सुंदर का दोस्त मदन जब से वहाँ आया था उसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी, तो उसने वहाँ से जाने का फैसला लिया। पर जिस रात मदन जा रहा था उस रात को भी उसके ऊपर एक लड़की की आत्मा ने हमला किया। वो तो बसंती की सूझबूझ से उसकी जान बच गई। यह सब देखकर सत्य सुंदर ने राम खिलावन से प्रार्थना की कि इस सब की सच्चाई वो उन्हें बताए। आज की हमारी कहानी में राम खिलावन बताएंगे कि कमल नैनी के साथ क्या हुआ था और फाल्गुनी कौन थी। कहानी अब आगे। राम खिलावन ने सत्य सुंदर को बताना शुरू किया। बहुत सालों पहले एक जमींदार हुआ करते थे जिसका नाम गजेंद्र सिंह था। कई गांवों की जमींदारी उनके हाथ में थी। वो बहुत ही अय्यास किस्म के इंसान थे। उनकी पत्नी बहुत ही नेक दिल और भक्ति भाव रखने वाली महिला थी। वो अपने पति और अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी। बहुत बड़ी जमींदारी थी तो रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। खूब अनाप शनाप पैसा था गजेंद्र प्रताप सिंह के पास। कुछ तो उसने गांव के लोगों से दुगना लगान वसूल करके कमाया था। गजेंद्र प्रताप की पत्नी सावित्री बहुत मना करती थी उसे, लेकिन उसे तो दूसरों को कष्ट पहुंचाकर बहुत मजा आता था। लेकिन सावित्री अपने कर्तव्यों में कोई कमी न आने देती। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका आचरण था। वो गंगा की तरह पवित्र और अनुसुईया के जैसी सती थी। कहे तो उसकी ही वजह से अब तक गजेंद्र प्रताप के ऊपर कोई संकट नहीं आ सका था। चरित्रवान और उदार हृदय वाली थी। गजेंद्र उतना ही चरित्रहीन और गिरा हुआ इंसान था। उसकी जमींदारी में जितने गांव आते थे उन गांवों में उसने अपनी अय्यासी के लिए एक एक लड़की रख रखी थी। एक बार गजेंद्र प्रताप अपने किसी दोस्त के पास शहर गया। उसका दोस्त वो भी बहुत अय्यास आदमी था। वो उसे वहां ले गया जहां रातों को महफिलें सजा करती थी। वो जगह थी अमीरन बाई का कोठा। अय्यास नवाब और अय्यास जमींदार जहां रातों को जाना अपनी शान समझा करते थे, वहीं पर जाकर उनके तन की हवस और शराब की प्यास बुझती थी। दोनों दोस्त अमीरन बाई की महफिल का लुत्फ उठाने पहुंचे। वहां एक बहुत ही दिलकश और जोरा जबी नाचने वाली का नाच देखकर गजेंद्र प्रताप तो जैसे अपने होश खो बैठे और उसे पाने का ख्वाब उनकी आंखों में पलने लगा। वो उसकी एक झलक देखकर ही आहें भरने लगे। उसकी खूबसूरती और नाच के इस कदर कायल हो चुके थे कि उन्होंने उसे बस अपना बनाने का सोच लिया। उन्होंने इस बारे में अपने दोस्त से बात की तो उनका दोस्त बोला, अम्मा यार, मरवाओगे क्या? अमीरन बाई रातों रात हम दोनों का कत्ल अपने गुंडों से करवा कर लाशों को पता नहीं कौन से नाले में फिकवा देगी। इसलिए भूल जाओ उस कमल नैनी को, अगर अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो। ना यार, अब तो ठान लिया है, इस पार या उस पार। अब तो कमल नैनी हमारी बनकर रहेगी। हम तो उसे हासिल कर कर ही रहेंगे। गजेंद्र प्रताप सिंह बोला, जैसी तेरी मर्जी भाई, लेकिन मुझे इस लपड़े में मत घसीटना। मैं तेरा साथ नहीं देने वाला। और फिर सावित्री भाभी और बच्चों के बारे में भी तो सोच। ऐसी सती जैसी पत्नी मिली है और तेरी फितरत का तो कोई पार ही नहीं। दोस्त ने कहा, यार पत्नियां तो घर और बच्चे संभालने के लिए होती हैं, लेकिन अय्याशी करने के लिए ऐसी ही अप्सराओं की जरूरत होती है। गजेंद्र सिंह ने कहा। उसके दोस्त ने उसे खूब समझाने की कोशिश की। कैसी बातें कर रहा है यार, कुछ तो सोच। सोच लिया भाई, अब सोच लिया। अब तो कमल नैनी मेरी या तो फिर किसी की नहीं। गजेंद्र सिंह ने कहा, ठीक है तो ला, फिर बहुत सी दौलत और अमीरन बाई से खरीद ले कमल नैनी को। और याद रख, वो आसानी से तुझे कमल नैनी को नहीं देगी, क्योंकि उसके सहारे ही उसका धंधा चलता है। वो बिजली की तरह महफिल में नाचती है, तभी नोटों की बारिश होती है। दोस्त ने कहा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 गांव बेच दूंगा, बस इतनी ही कीमत तो होगी कमल नैनी की। मैं उसे पाने के लिए कुछ भी करूंगा। गजेंद्र सिंह ने कहा, अच्छा ठीक है, तूने अगर कमल नैनी को खरीद भी लिया और उसने तुझे हाथ भी ना लगाने दिया तो फिर क्या करेगा? तेरा रुपया भी बर्बाद और इज्जत भी बर्बाद। मैं उसके पैरों में गिरकर प्यार की भीख मांग लूंगा। गजेंद्र प्रताप बोला, और फिर भी वो ना मानी तो? दोस्त ने कहा, मैं इंतजार करूंगा, कभी तो उसका दिल पिघलेगा। गजेंद्र प्रताप सिंह मन में पूरा ठान बैठा, मान गए भाई, ये तो बेइंतहा मोहब्बत है। अब देखते हैं कि तू कामयाब होता है या नहीं। और गजेंद्र प्रताप दूसरी रात जा पहुंचा अमीरन बाई के कोठे पर और अपने दिल की बात अमीरन को बताई।
अमीरन ने पहले तो इनकार किया, लेकिन फिर बोली, 5 गांवों को बेच दोगे तब काम बनेगा। जमींदार साहब, ये मेरे कोठे का कोहिनूर है, इसी से ये कोठा चमक रहा है। ना जमींदार ना, इतने सस्ते में ना बेच पाऊंगी। ठीक है अमीरन भाई, तुम भी क्या याद रखोगी। चलो, हमें ये मंजूर है। अपनी जाने बाहर के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। गजेंद्र प्रताप बोला। जब ये बात कमल नैनी को मालूम हुई तो उसे ये सोचकर अच्छा लगा कि चलो इस नरक से पीछा छूटा। अब घटिया ग्राहकों की शकल नहीं देखनी पड़ेगी। कोई उसे अपना बनाकर उससे ब्याह करके उसे इज्जत की जिंदगी देगा। अब वो भी खुली हवा में सांस ले सकेगी। वैसे भी उसका इस कोठे में दम घुट रहा था। अब इज्जतदार समाज में जाकर इज्जत की जिंदगी जिएगी। कोई तो ऐसा चाहने वाला मिला। गजेंद्र ने कमल नैनी को खरीद लिया और अपने घर में नहीं रखा। उसने उसे दूसरे गांव अपने दादा परदादाओं की बनाई हुई हवेली में रख दिया। उस हवेली का नाम था मोती महल, जिसकी देखरेख एक माली किया करता था और वो मोती महल के पीछे बगीचे में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी 16 साल की बेटी फाल्गुनी और बहुत छोटा बेटा रामू रहते थे। रामू की उम्र उस समय यही कोई 8-9 साल रही होगी। कमल नैनी उस हवेली में रहने लगी और उसकी देखभाल के लिए गजेंद्र ने माली की बेटी फाल्गुनी को लगा दिया। कुछ दिनों में ही फाल्गुनी और कमल नैनी अच्छी सहेली बन गई। फाल्गुनी के छोटे भाई रामू की शरारतों से दोनों का मन लगा रहता। फाल्गुनी ही कमल नैनी का सारा काम करती, उसके लिए खाना बनाती, उसे सजाती संवारती और बदले में कमल नैनी उसे पढ़ना लिखना सिखाती, उसे गाने और नाचने की तालीम देती। लेकिन फाल्गुनी का नाचना गाना माली पिता को बिल्कुल न भाया। माली की नज़रों में कमल नैनी अच्छी लड़की नहीं थी, इसलिए वो फाल्गुनी से हमेशा मना करता था कि उसके पास थोड़ा कम ही जाया करे। लेकिन माली की रोजी रोटी का सवाल था, इसलिए वो चाहकर भी पूरी तरह से फाल्गुनी को कमल नैनी के पास जाने से मना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि बगीचे के फूल बेचकर ही माली अपनी जीवन नैया चलाता था और फूलों की मालाएं बनाने का काम फाल्गुनी किया करती। और अब तक कमल नैनी ने गजेंद्र सिंह को स्वीकार नहीं किया था। गजेंद्र प्रताप 10-15 दिन में मोती महल के चक्कर लगाने आता, एक रात रुकता, खाता पीता और चला जाता। लेकिन उसके आने पर कमल नैनी अपने कमरे से बाहर न निकलती। उसे ऐसा जीवन साथी नहीं चाहिए था। उसे तो ऐसा जीवन साथी चाहिए था जो समाज में यह कह सके कि यह मेरी पत्नी है। और गजेंद्र ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके तो पहले से ही पत्नी और 2 बच्चे थे। फिर वो ठहरा एक अधेड़ उम्र का, और अभी कमल नैनी की उम्र कम से कम 20 साल थी। गजेंद्र सिंह की पत्नी सावित्री ने अपने भतीजे रणजीत सिंह को कुछ काम दिलवाने के लिए कहा, क्योंकि वह सारे दिन दूसरे लड़कों के साथ अपने गांव में आवारागर्दी करता था। आवारागर्दी तो नहीं कह सकते, बस अमीर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसा कमाता और उन पैसे से गरीब और असहाय लोगों की मदद करता। कोई अगर किसी गरीब या असहाय पर अत्याचार करता तो वो उसे सबक सिखाता और उसका विरोध करता। पढ़ाई लिखाई में भी उसका मन न लगता। इसलिए सावित्री देवी के बड़े भाई ने सावित्री देवी से विनती की कि हम तो इसे समझाकर थक गए हैं, तुम इसे अपने पास रख लो, शायद ही इसको कोई काम काज दिलवा दो तो ये सुधर जाए। सावित्री देवी ने रणजीत सिंह को अपने पास बुलवा लिया और गजेंद्र सिंह से कुछ काम दिलवाने को कहा। तभी गजेंद्र सिंह को मोती महल के बगीचे के पास पड़े खेत की याद आई। उसने कहा कि खेत में लगा रहेगा तो खुराफात कम करेगा, रहने के लिए मोती महल है ही, किसी कमरे में रह लेगा, साथ में बगीचे की भी देखभाल होती रहेगी। सावित्री को गजेंद्र सिंह का सुझाव पसंद आया और वो उसे वहां भेजने के लिए राजी हो गई। रणजीत सिंह खेती करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने मोती महल में रहने से मना कर दिया। बोला, जब किसान ही बनना है तो क्या एक झोंपड़ी तैयार नहीं कर पाऊंगा। सावित्री बोली, जैसी तेरी मर्जी, बस तू उस जमीन से सोना उगा कर दिखा दे तो मैं भैया से कहूंगी कि मेरा भतीजा नकारा नहीं है। जी बुआ, आपको कोई निराशा नहीं होगी मेरी ओर से, रणजीत सिंह बोला। मुझे तुझसे यही आशा थी, सावित्री देवी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा। और रणजीत सिंह गांव के लिए निकल पड़ा। गांव पहुंचकर उसने माली को अपना परिचय दिया। माली ने कहा, बहुत अच्छी बात है जो आप यहाँ आए। आप मत कहो बाबा, मैं तो तुम्हारे बेटे के समान हूँ। आप मुझे रणजीत सिंह ही कह सकते हो। ना बेटा, छोटे मालिक ही ठीक है। तो ठीक है, छोटे मालिक को क्या खड़ा ही रखोगे, पानी वानी नहीं पिलवाओगे। अरे मैं तो भूल गया था छोटे मालिक। इतना कहकर माली ने चरपाई बिछाई और फाल्गुनी को आवाज़ दी, फाल्गुनी बिटिया, जरा छोटे मालिक के लिए पानी तो लाना। फाल्गुनी झोंपड़ी के भीतर से पानी ले आई।
जैसे ही रंजीत सिंह ने फाल्गुनी को देखा तो देखता ही रह गया। तभी माली ने कहा, मालिक, आज की रात रूखा सूखा जैसा भी हमारी झोंपड़ी में बने, हमारे साथ ही खाना खा लेना। कल से आप अपना चाहे बना सकते हैं। उस दिन माली के घर खाना खाकर रंजीत सिंह ने अगले दिन से खाना खुद बनाना शुरू कर दिया। उसे खाना बनाना कहाँ आता था, बस जैसा भी कच्चा पक्का बनता खा लेता। फाल्गुनी को यह देखकर उस पर बड़ी दया आती। कभी कभी वो उसको खाना बनाकर खिला आती थी। रंजीत सिंह ने वहीं खेत पर एक झोंपड़ी डाल ली, उसी में जरूरत भर का सामान रखा और खेतों में जी तोड़ मेहनत करने लग गया। वो खूब मेहनत करके खेती कर रहा था। अपने माथे पर आवारागर्दी का लगा हुआ दाग जो साफ करना था। फाल्गुनी जिस दिन खाने में कुछ अच्छा बनाती तो रंजीत सिंह को जरूर देकर आती। पीछे पीछे उसका भाई रामू भी चला जाता था और इस तरह से दोनों के बीच धीरे धीरे नज़दीकियां बढ़ रही थी। अब वो रोज रात को मोती महल के कुएं के पास बने टीले पर मिलने लगे। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार बढ़ता जा रहा था। दोनों अब साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। अब दोनों को एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इधर गजेंद्र प्रताप सिंह कमल नैनी को समझा समझा कर हार चुका था, लेकिन कमल नैनी किसी भी कीमत पर गजेंद्र सिंह को बिना ब्याह के स्वीकार करने को तैयार न थी। उसकी आत्मा को यह कभी भी मंजूर न था कि वो बिना साथ फेरे के गजेंद्र को अपने शरीर को हाथ लगाने दे। उसने गजेंद्र से कहा कि आपकी यह मनसा कभी पूरी नहीं होगी। मुझे लगा कि आपने मुझे अमीरन बाई से इसलिए खरीदा है कि आप मेरी मांग में सिंदूर भर मुझे इज्जत की ज़िंदगी देंगे, लेकिन मुझे ये कभी भी मंजूर न होगा। और आप मुझे पैसों का लालच मत दीजिए। अमीरन बाई के यहाँ मैंने बहुत पैसे देखे हैं और अगर पैसे ही चाहिए होते तो मैं आपके साथ कभी ना आती। यह सुनकर गजेंद्र उल्टे पैर वहाँ से चला जाता। दोनों ही अपनी जिद पर अड़े थे। उधर फाल्गुनी और रंजीत सिंह का प्यार बढ़ता ही जा रहा था और इस बात की खुशी फाल्गुनी के चेहरे पर साफ दिखाई देती थी। फाल्गुनी के चेहरे पर रात दिन निखार आता जा रहा था। एक दिन फाल्गुनी को खुश देखकर कमल नैनी ने फाल्गुनी से पूछ ही लिया, क्या बात है फाल्गुनी, आजकल चेहरे का निखार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसी कोई बात ना है कमला जी, पता नहीं तुम्हें ऐसा काहे लग रहा है। फाल्गुनी बोली, तू बताए चाहे ना बताए, कोई बात तो जरूर है। कमल नैनी बोली, कमल जी समय आने पर बता दूंगी। बस फाल्गुनी ने इतना ही बोला। अगर ये इश्क का मामला है तो तू बड़े नसीब वाली है। सच्चे प्यार करने वाला हर किसी के नसीब में नहीं होता और अगर कभी नसीब में आ भी जाए तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान करे तुझे ऐसे ही प्यार करने वाला मिला हो जो तेरा साथ कभी ना छोड़े। चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए तू भी उसका साथ कभी मत छोड़ना। कमल नैनी ने कहा, हाँ कमल जी, मैं उसका संग कभी ना छोड़ूंगी। और ऐसे ही दिन बीतते रहे। फाल्गुनी की तबीयत खराब हो गई और वो कमज़ोर सी हो गई थी, इसलिए कमल नैनी का काम करने मोती महल ना आ सकी। मजबूर होकर कमल नैनी को काम के लिए एक औरत रखनी पड़ी, लेकिन वो सारे काम नहीं कर पाती थी क्योंकि उसका बच्चा छोटा था। थोड़ा बहुत काम निपटा कर घर जल्दी चली जाती थी। कमल नैनी भी उसकी मजबूरी समझती थी, इसलिए कुछ ना कहती और सोचती कुछ ही दिनों की तो बात है, फाल्गुनी अच्छी हो जाएगी तो फिर से सारे काम संभाल लेगी। एक दिन शाम के समय कमल नैनी का मन उब रहा था। फाल्गुनी के ना आने की वजह से वो अकेलापन महसूस करती थी। दूसरा, फाल्गुनी नहीं आती तो रामू भी कम ही आता था। रामू के साथ कमल नैनी का मन लगने लग गया था। वो उसे छोटे भाई की तरह प्यार करती, अपनी गोद में बिठाकर अपने हाथों से खाना खिलाती थी। फाल्गुनी और रामू के अलावा उसे किसी और से मेल मिलाप करना बिल्कुल न भाता था। कमरे में पड़े पड़े जब उसका मन ज़्यादा उबने लगा तो वो खुली हवा में सांस लेने के लिए छत पर आई। छत पर हवा जोर से चल रही थी। हवा की वजह से उसके बालों की लट बिखर कर चेहरे पे आ गई थी। अब उसे अच्छा लग रहा था। छत पर सूखे कपड़े टंग रहे थे, सो वो धुले हुए कपड़ों को समेटने लग गई। इतने में ही उसके हाथ से एक दुपट्टा छूटकर नीचे जा गिरा। दुपट्टा उड़ते उड़ते बगीचे के बाहर चरपाई पर लेटे रंजीत सिंह के ऊपर जा गिरा। ऊपर छत पे खड़ी होकर कमल नैनी देख ही रही थी उड़ते उड़ते चुन्नी आखिर कहाँ जा रही है। उधर रंजीत सिंह ने चुन्नी को चेहरे से हटाकर इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसने देखा छत के ऊपर एक सुंदर सी लड़की खड़ी हुई है। छत पर खड़ी कमल नैनी ने रंजीत सिंह को दूर से ही इशारे से समझाया कि यह चुनरी मेरी है। रंजीत सिंह ने भी इशारे से कहा कि तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें देने के लिए आता हूँ। थोड़ी ही देर में रंजीत सिंह चुनरी देने मोती महल आ पहुंचा। उसने दरवाज़ा खटखटाया। कमल नैनी ने दरवाज़ा खोला। ये लीजिए आपकी चुनरी, रंजीत सिंह बोला। खामोखा आपको बेवजह इतनी तकलीफ हुई, कमल नैनी ने कहा।
तकलीफ किस बात की मोहतरमा? आपकी चीज़ थी सो आपको लौटाने चला आया। आइए भीतर आइए, कमल नैनी ने चहकते हुए रंजीत सिंह से कहा। तो रंजीत सिंह भीतर चला आया। कमल नैनी ने उसे पलंग पर बैठने को कहा और वो बैठ गया। मैं चाय बना कर लाती हूँ। ना जी, इतनी तकलीफ ना उठाइए, रंजीत सिंह बोला। इसमें तकलीफ किस बात की? आप मेरे यहाँ पहली बार आए हैं, चाय तो पीनी पड़ेगी, कमल बोली। जी ठीक है, तो पिला दीजिए चाय। जब से फाल्गुनी बीमार पड़ी है तब से कुछ अच्छा खाने के लिए नहीं मिला। बस जो कच्चा पक्का बना लेता हूँ वही खा लेता हूँ, रंजीत सिंह ने भोलेपन से कहा। हाँ, फाल्गुनी मेरे यहाँ काम करती थी, लेकिन अब वो बीमार पड़ गई है। ज़्यादातर काम मुझे ही करना पड़ता है। मतलब फाल्गुनी के बीमार होने से आपको भी नुकसान हुआ? रंजीत सिंह हंसकर बोला। हाँ, कमल नैनी ने हंसते हुए जवाब दिया। रंजीत सिंह को ऐसे हंसते देख कमल को बहुत अच्छा लग रहा था। उसका हंसमुख स्वभाव कमल को भा गया। तब तक कमल चाय बना लाई और रंजीत सिंह को पीने के लिए कहा। अच्छा, तो आप यहाँ क्या करते हैं? कमल ने रंजीत सिंह से पूछा। जी खेती बाड़ी करता हूँ। यहाँ अकेले रहते हैं क्या? हाँ, अकेले ही रहता हूँ। वो जो बगीचे के पास दूसरी झोंपड़ी बनी हुई है ना, वो मेरी ही है। फूफा जी ने कहा था कि मोती महल में रह लो, पर जब मैं खेतों में काम करता हूँ तो मुझे मोती महल में रहना ना भाया। मैं तो झोंपड़ी में ही रहूँगा। मैं कुछ समझी नहीं कि आपके फूफा जी कौन हैं? कमल ने कहा। जी गजेंद्र प्रताप सिंह मेरे फूफा जी हैं। मैं गांव में गरीबों की मदद करता था। मेरे घर वालों ने इसे आवारागर्दी का नाम दे दिया, इसलिए बुआ जी ने अपने पास बुला लिया। काम के नाम पर ये खेतीबाड़ी दे दी। बहुत ही बढ़िया काम है। दिन भर खेतों में पसीना बहाओ और जो रूखा सूखा मिले उसे खाकर सो जाओ। कभी तरस खाकर माली काका और फाल्गुनी खाना दे देती थी, लेकिन जब से फाल्गुनी बीमार हुई है कुछ अच्छा खाने के लिए नहीं मिला। तो ये कहानी है आपकी? कमल नैनी बोली। ये आप क्या लगा रखा है? तुम कहिए जी। मैं और आप हम उम्र ही तो हैं, रंजीत सिंह ने कहा। तो फिर तुम भी मुझे तुम ही कहोगे। वैसे तुमको लोग किस नाम से पुकारते हैं? कमल ने पूछा। जी इस नाचीज को रंजीत सिंह कहते हैं। और तुम्हारा शुभ नाम? रंजीत सिंह ने पूछा। मेरा नाम कमल नैनी है, कमल बोली। वाह जी वाह, आंखों को देखकर ही आपका नाम रखा है क्या? तुम्हारी आंखें एकदम कमल के समान हैं, इसलिए शायद तुम्हारा नाम कमल नैनी रखा गया होगा, रंजीत सिंह ने कहा। जी शुक्रिया, कमल बोली। चाय तो खत्म हो गई, तो फिर मैं चलूं? रंजीत बोला। तो अब रात को तो खेती बाड़ी तुम करोगे नहीं, सो थोड़ी देर और रुक जाओ। फाल्गुनी आ जाती थी तो रामू भी आ जाता था। रामू भी नहीं आता है जब से फाल्गुनी नहीं आई। मन उब गया है, कमल बोली। थोड़ी देर रुक तो जाता, लेकिन जाकर चूल्हा जलाऊंगा, फिर कच्चा पक्का खाना बनाकर खाऊंगा, तभी कहीं जाकर रोटी नसीब होगी, रंजीत सिंह बोला। तो ठीक है, आज का खाना मेरे साथ खा लो। आज का खाना मैं बनाती हूँ। चलो, आज चूल्हा जलाने से छुट्टी मिल गई, रंजीत सिंह बोला। ठीक है, तो तुम वहीं चौके में चलकर बैठो, बातें करते करते खाना भी बन जाएगा, कमल बोली। मुझे मंजूर है। अच्छा खाना खाने के लिए मैं रात भर बातें कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है, ये बताओ क्या खाओगे? सच कहूँ बहुत दिनों से हलवा नहीं खाया। तो ठीक है, सूजी का हलवा, आलू टमाटर की तरेदार सब्जी, पूरी और आम का अचार, ठीक रहेगा ना? लो, मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आ रहा है। थोड़ी देर में ही कमल नैनी ने खाना बना लिया और परोस कर रंजीत सिंह से बोली, चलो खाना तैयार है। जी नहीं, मैं अकेले थोड़ी खाऊंगा, तुम भी खाओ तभी अच्छा लगेगा, रंजीत सिंह ने कहा। पहले तुम खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। ना जी ना, ऐसा नहीं होता है। बनाने वाला बैठा रहे और जिसने कुछ न किया हो वो खा ले। अरे तुम मेरे मेहमान हो, पहले तुम खाओ, कमल बोली। ना जी, खाना ठंडा हो जाएगा, आप भी अपने लिए लगा लो एक थाली। ठीक है। रंजीत सिंह और कमल नैनी ने दोनों ने खाना खाया और आज पहली बार कमल ने अपने लिए किसी की आंखों में अपनापन देखा। यह देखकर कमल नैनी की आंखों में आंसू आ गई। वह मुंह एक तरफ करके अपने आंसू पोंछने लग गई। वो नहीं चाहती थी कि रंजीत उसके आंसू देखे, पर रंजीत सिंह ने देख लिए और बोला, देवी जी आंखों से गंगा यमुना क्यों बहने लगी? कुछ नहीं, कमल ने कहा। मुझे सब पता है, तुम्हारे बारे में गांव वालों से सुना है कि वो तुम्हें पहले नाचने वाली थी और फूफा जी तुम्हें खरीद लाए। मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है, मैं समझ सकता हूँ। शायद ही जब से तुमने होश संभाला हो किसी ने तुमसे बिना मतलब के अपनापन जताया हो। रंजीत सिंह सब पता है मेरे बारे में, फिर भी तुम मेरे हाथ का बना हुआ खाने के लिए तैयार हो गए? कमल ने पूछा। वो तुम्हारा अतीत था और कोई भी लड़की अपनी मर्जी से अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करती,
रही होगी तुम्हारी कोई मजबूरी, शायद इसीलिए तुम्हें इस काम को अपना पेशा बनाना पड़ा। रंजीत सिंह ने कहा, तुम इतना अच्छा सोचते हो मेरे बारे में, ये सुनकर अच्छा लगा। काश तुम्हारी तरह सब लोग मुझे समझ पाते। ठीक है, आज से तुम मुझे अपना मित्र समझो, रंजीत सिंह ने कहा। यह भी कोई पूछने की बात है? जिससे खुलकर मन की बात कर सको वही सच्चा मित्र होता है, जो कि तुम हो, कमल ने कहा। मोहतरमा, अब ऐसे ही बात करती रहोगी कि खाना भी खिलाओगी? पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। रंजीत सिंह बोला, अरे हाँ, ये लो खाओ। कमल ने रंजीत सिंह की परोसी हुई थाली रंजीत सिंह की तरफ बढ़ा दी। दोनों ने खाना खाया और हंसी खुशी रंजीत सिंह अपने झोंपड़ी में चला गया। और इधर कमल सारी रात सो न सकी। उसे रह रह कर बस रंजीत सिंह का ख्याल आ रहा था। शायद वो उसे पसंद करने लगी थी। पसंद से कुछ और ज़्यादा बढ़ के उसके मन में अब जगह हो गई थी रंजीत सिंह की। अब कभी कभार रंजीत सिंह मोती महल आ ही जाता था कमल से मिलने। रंजीत सिंह के आने पर कमल को बहुत अच्छा लगता था। रंजीत सिंह कमल के भावों को समझ ना सका। समझता भी कैसे, वो तो फाल्गुनी को चाहता था। ऐसे ही दिन बीतते रहे। अब फाल्गुनी भी ठीक हो गई थी। रंजीत सिंह कमल के पास अब कम ही जा पाता, लेकिन कभी कभी समय निकाल कर मिल ही आता था। एक रोज वो कमल से मिलने मोती महल आया। दोपहर के खाने का समय था। कमल खाना खाने जा ही रही थी। रंजीत सिंह आ पहुंचा और उसने आते ही पूछा, क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बस खाना खाने जा रही थी, कमल बोला। तो फिर मैं गलत समय पर आ धमका? अरे नहीं, ऐसा क्यों सोचते हो? जो भी बना है मिल बांट कर खा लेंगे, आखिर हम मित्र हैं, कमल ने कहा। तो फिर ठीक है, देर किस बात की? दोनों भीतर गए। कमल किवाड़ बंद करना भूल गई, सिर्फ किवाड़ अटका कर चली गई और दोनों थालियां परोस कर खाने बैठ गए। साथ में हंसी ठिठोली भी चल रही थी। दोनों जोर जोर से हंस रहे थे। तभी मोती महल का किवाड़ खुला और किसी ने मोती महल में प्रवेश किया। उस शख्स को देखकर दोनों चौंक पड़े। वो कोई और नहीं, गजेंद्र सिंह था। दोनों को साथ खाना खाता हुआ देख गजेंद्र का खून खौल गया। रंजीत भी झेप सा गया और गजेंद्र को प्रणाम कर बोला, मैं अब चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? खाना तो खत्म कर जाते बरखुरदार। जी मैं खा चुका, अब जाऊँगा। और इतना कहकर रंजीत सिंह चुपचाप वहाँ से चला गया। अब तो कमल नैनी की सामत आ गई। रंजीत सिंह के जाते ही गजेंद्र सिंह बोला, अच्छा तो ये गुलछर्रे उड़ाए जा रहे हैं? जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। जी क्या मतलब है आपका? मैं कोई आपकी पत्नी नहीं हूँ जो आप मुझसे इस तरह से बातें कर रहे हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब जवान लड़कों के साथ अय्यासी हो रही है तो तुम्हें मैं क्यों अच्छा लगूंगा भला? मैं भूल गया कि तुम हो तो एक तवायफ ही ना, जिसे रोज नए नए शरीर की गंध अच्छी लगती है। आप कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं। मैं आपकी कोई गुलाम नहीं हूँ जो आप मेरे लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, कमल नैनी ने कहा। हाँ हाँ, आई बड़ी दूध की धुली, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ये सती सावित्री वाला नाटक मेरे सामने मत दिखाओ, गजेंद्र सिंह ने कहा। आप जैसे चरित्रहीन क्या जाने नारी की पवित्रता। आप अभी यहाँ से चले जाइए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हाँ हाँ, मैं जाता हूँ, लेकिन रंजीत सिंह को अगर मैंने मोती महल के आसपास देख लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर गजेंद्र सिंह गुस्से से पैर पटकता हुआ वहाँ से चला गया। इधर फाल्गुनी और रंजीत सिंह के प्रेम को माली काका ने भी भांप लिया और उन्होंने एक दिन रंजीत सिंह से पूछ ही लिया, क्यों बेटा, अगर फाल्गुनी का हाथ थामा है तो उसे उम्र भर निभाओगे ना? ऐसा ना हो कि तुम उसके दिल के साथ खिलवाड़ करके चले जाओ और ये बूढ़ा बाप इस कष्ट में मर जाए, क्योंकि तुम तो बड़े घर के बेटे हो। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हम गरीब लोगों के पास सिवाय इज्जत के कुछ नहीं होता। नहीं बाबा, ऐसा नहीं होगा। मैं सारे समाज से लड़कर भी फाल्गुनी से विवाह करूंगा, उसका हाथ थामूंगा। बस आप मुझ पर भरोसा रखें। बस फसल के आने की देर है, फसल आने के बाद मैं फाल्गुनी से विवाह कर लूंगा, रंजीत सिंह ने कहा। बस बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, माली काका ने कहा। उधर कमल अब पूरी तरह से रंजीत सिंह को चाहने लगी थी। रंजीत सिंह उसके घर भी आ जाया करता था, कभी चाय पीने तो कभी खाना खाने। रंजीत सिंह तो उसे केवल अपनी मित्र ही समझता था, लेकिन कमल के लिए रंजीत सिंह कुछ और ही था। यह खबर गजेंद्र सिंह के खबरी गजेंद्र को भी पहुंचा देते थे। रंजीत सिंह ने अब भी कमल नैनी से मिलना नहीं छोड़ा है और उधर उसने माली की बेटी को भी फंसा रखा है। गजेंद्र से अब यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था अगर यह कमल उसकी नहीं हो पाएगी तो किसी की भी नहीं होने दूंगा। इधर फाल्गुनी ने सोचा कि अब वक्त आ गया है, कमल जी को बता ही देती हूँ कि मुझे रंजीत सिंह से प्यार हो गया है और वो भी मुझसे प्यार करता है और ब्याह करने वाला है।
और उसने ये बात रामू से कहने के लिए कही। दोनों मोती महल पहुंचे। तुम्हें पता है कमल जी कि क्या होने वाला है? रामू ने कहा। अच्छा जी, तो क्या होने वाला है? जरा हम भी तो सुने। कमल बोली। फाल्गुनी जी का ब्याह होने वाला है। रामू बोला। अच्छा जी, तो ब्याह किससे होने वाला है? कौन है वो राजकुमार? जरा हमें भी तो बताओ मेरे नन्हे मुन्ने भैया। कमल ने पूछा। हाँ हाँ पक्का, अब जल्दी बोल कौन है वो? कमल ने पूछा। इधर फाल्गुनी खड़े खड़े शर्मा रही थी। वो हैं हमारे रंजीत भैया, रामू ने कहा। और इतना सुनकर कमल को तो जैसे धक्का लग गया, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला और बोली। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब मेरी फाल्गुनी दुल्हन बनेगी। कितना अच्छा संयोग है। ये सुनकर मुझे खुशी हो रही है। कमल ने कहा। हाँ जी, वो रंजीत सिंह ही है। मैं उस दिन आपको नहीं बता पाई, सोचा वक्त आने पर बता दूंगी, फाल्गुनी ने कहा। तो फिर विवाह कब है? कमल ने पूछा। बस 2-4 दिन में ही विवाह है। रंजीत ने अपने घर वालों को बताया था, लेकिन उसके घर वाले मुझे बहू बनाने को तैयार नहीं हैं। लेकिन रंजीत सिंह बोला, मैं तो केवल फाल्गुनी से ही विवाह करूंगा, इसलिए वो अपने घर वालों के खिलाफ जाकर मुझसे विवाह कर रहा है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो तुझे इतना चाहता है। उसका साथ कभी मत छोड़ना, कमल ने कहा। हाँ कमल जी, मैं तुम्हारी बात हमेशा गांठ बांध कर रखूंगी। अब लाओ मेरे लड्डू, रामू ने कहा। हाँ मेरे भाई, लो तुम जी भर का लड्डू खाओ। और उसी दिन शाम को रंजीत भी खुशखबरी लेकर कमल को सुनाने आया। बधाई हो मित्र, जो तुम्हें फाल्गुनी जैसी जीवन संगनी मिली, लेकिन तुम्हें विवाह में जरूर आना होगा। रंजीत सिंह बोला। मैं आऊंगी तो समाज क्या कहेगा? कमल बोली। कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं सबसे निपट लूंगा। रंजीत सिंह ने कहा। किस किस का मुंह बंद करते फिरोगे? रहने दो, यहीं से आशीर्वाद दे दूंगी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तुम्हें आना ही होगा। रंजीत सिंह जिद पर अड़ गया। अच्छा ठीक है बाबा, कोशिश करूंगी, कमल बोली। लेकिन मेरे घर वाले बहुत खिलाफ हैं, और फूफा जी तो और भी ज़्यादा, ना जाने कौन सा कदम उठाएंगे। ऐसा ना हो कि वो मेरा और फाल्गुनी का विवाह रुकवाने की कोशिश करें। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। रंजीत बोला। ऐसा मत सोचो, विवाह का समय है, शुभ शुभ बोलो, कमल बोली। और थोड़ी देर बात करने के बाद रंजीत सिंह वहाँ से चला गया। अब यह खबर भी गजेंद्र सिंह तक पहुँच गई। अब तो गजेंद्र ने ठान लिया कि वो रंजीत को नहीं छोड़ेगा। 2-4 दिन बाद विवाह की रात भी आ पहुंची और कमल विवाह में ना आ पाई। लेकिन उस रात क्या होने वाला था, ये किसी को खबर ना था। रात में विवाह की सब तैयारियां हो गई थी। कन्यादान बस होने ही वाला था कि गजेंद्र सिंह अपने लठैतों को लेकर आ पहुंचा और लठैतों ने रणजीत को घसीट कर उस पर लाठियों से वार करना शुरू कर दिया। उसे बचाने के लिए फाल्गुनी भी बीच में आ पड़ी और उस पर भी लाठियां पड़ने लगी। बचाने के लिए माली काका भी दौड़े, लेकिन लोगों ने उन्हें रोक लिया। गजेंद्र ने वहां खड़े लोगों से कहा, खबरदार कोई भी आगे आया, उसका यही हाल होगा। डर के मारे कोई भी कुछ न बोला और उस रात फाल्गुनी और रंजीत सिंह की लाठियां खाते खाते जान चली गई। रामू भागकर कमल नैनी को बुलाने चला गया, लेकिन तब तक वो आई। दोनों लहूलुहान होकर प्राण त्याग चुके थे। कमल ने देखा तो गुस्से से पागल हो उठी और बोली, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तूने इन मासूमों की जान लेकर अच्छा नहीं किया। अब तो तू भी नहीं बच सकती मेरे चंगुल से। अब तक तो मैं तुझे छोड़ता आया था, लेकिन आज रात नहीं, गजेंद्र बोला। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा गजेंद्र। और इतना कहकर भागते भागते कमल मोती महल के पास वाले कुएं में कूद गई। गजेंद्र ने पुलिस से बचने के लिए रंजीत और फाल्गुनी की लाशों को मोती महल में कहीं गड़वा दिया और खुद भाग खड़ा हुआ। वो परिवार सहित अपना गांव छोड़कर कहीं जा रहा था कि रेलगाड़ी की दुर्घटना हो गई। पता चला कि परिवार का कोई भी सदस्य बच न पाया। जब गजेंद्र को पिछले जन्म में ही उसके कर्मों की सजा मिल चुकी थी, तो इस जन्म में नहीं मिलनी चाहिए। इस जन्म में रंजीत सिंह ने सत्य सुंदर बनकर जन्म लिया और गजेंद्र ने मदन बनकर। लेकिन इस जन्म में दोनों गहरे मित्र बने। ये सब इत्तेफाक की बात है। माली काका और गांव के लोगों ने रंजीत सिंह की लाश को तो मोती महल से ढूंढ लिया और उसका विधिवत अंतिम संस्कार भी कर दिया, लेकिन फाल्गुनी की लाश उन्हें कहीं न मिली। इसलिए फाल्गुनी की आत्मा तब से रंजीत सिंह के लिए भटक रही है और कमल नैनी की आत्मा गजेंद्र से बदला लेना चाहती है। और अगर इन दोनों के शरीर का अंतिम संस्कार हो जाए तो दोनों को मुक्ति मिल जाएगी, राम खिलावन बोला। तभी सत्य सुंदर ने राम खिलावन से पूछा, माली काका तो कुछ साल जिए और स्वर्ग सिधार गए, और वो रामू मैं ही हूँ, राम खिलावन बोला।
अच्छा तो तुम हो रामू, इसलिए तुमने मुझे पहचान लिया। मैं तुमको बता सकता हूँ कि फाल्गुनी का शरीर कहाँ है। वो मुझे एक दो बार मोती महल ले गई थी, सत्य सुंदर ने कहा। ठीक है, तो कल ही दोनों के अंतिम संस्कार की विधि पूरी करते हैं। कुएं में तो वैसे भी पानी कम है, कंकाल ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी, राम खिलावन ने कहा। लेकिन आप लोग अब तक कमल का अंतिम संस्कार तो कर ही सकते थे ना, मदन ने पूछा। हाँ, लेकिन मैं अकेले ये नहीं कर सकता, क्योंकि गांव वाले बहुत डरते हैं, राम खिलावन ने कहा। और दूसरे ही दिन पुलिस को सूचित करके लाशों को ढूंढा गया। मोती महल के कच्चे आंगन में फाल्गुनी का कंकाल मिल गया और कुएं से कमल नैनी का कंकाल। दोनों का राम खिलावन ने विधिवत अंतिम संस्कार कर दिया। उसके बाद मदन और सत्य सुंदर डाक बंगले में रहे, लेकिन फाल्गुनी और कमल नैनी में से दोनों फिर कभी न दिखी। इस तरह एक प्रेम कहानी का दुखद अंत हुआ। दोस्तों, हमारी ये कहानी मोती महल आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही मनोरंजक कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। तो अभी मुझे विदा दें। राधे राधे।